Assalamu alaikum dear students. Lecture number 16 of Quantum Mechanics 1. In this lecture we discuss about the different terms related to eigenvalues and eigenvectors. First of all, we discuss about what is eigenvalues and eigenvalue equation and eigenvectors. Then we take some examples related to the types of eigenvalues. For example, eigenvalues are degenerate eigenvalues, also non-degenerate eigenvalues, or eigenfunction. What is eigenfunction? And many other terms we discuss in this lecture. Line of our lecture. First of all, what is eigenvalues and eigenvectors? Then orthogonal set of eigenfunctions, and also discuss about orthonormal set of eigenfunctions. Then complex set of eigenfunctions, and also it is represents the superposition principle in terms of eigenfunctions. What is non-degenerate eigenvalues and degenerate eigenvalues, and also take the example from degenerate and non-degenerate eigenvalues and n-fold degenerate eigenvalues. And in the last, linearly independent set of eigenvectors and simultaneous eigenfunction. What are simultaneous eigenfunction? Also examples related to simultaneous eigenfunction in the last reference books. Now students, हमारा आज का टॉपिक है आइजन वैल्यूज एंड आइजन फंक्शंस, or sometimes we call eigenvectors of an operator. Now, question of this topic is that what are eigenvalues and eigenvectors of an operator? Eigenvalue and eigenvectors of an operator, how to represent and how to write eigenvalues and eigenvectors of an operator. Let's suppose a state vector psi is said to be an eigenvector or eigenket or eigenstates of an operator A to psi gives. अगर सिंपल वर्ड्स में हम इसी डेफिनेशन को डिफाइन करें, हम सिंपल इक्वेशन में भी आइजन वैल्यूज लिखते हैं, आइजन वेक्टर लिखते हैं, और हम कैट एंड ड्रैग नोटेशन जिसको हम बोलते हैं कैट की फॉर्म में, उसकी फॉर्म में भी हम जो है वो आइजन वैल्यूज लिखते हैं. यानी कि अगर सिंपल हम कोई एक इक्वेशन लेके उसकी एग्जांपल लेके अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज आइजन वैल्यू एंड आइजन फंक्शन, देन हम कैट की फॉर्म में उसको जो है वो एक्सप्लेन करते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई ऑपरेटर ए है और आप उसको ऑपरेट करवाते हैं किसी भी फंक्शन साई पर, देन आपको जो आंसर मिलेगा कोई भी कांस्टेंट टर्म मिलेगी, उसको हम सपोज कर लेते हैं लैम्डा या स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर लें. ठीक है, कांस्टेंट टर्म मिलेगी और साथ में आपको एक और वेव फंक्शन मिलेगा. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है कि आपने ऑपरेट करवाना है, यानी कि किसी भी वेव फंक्शन को ऑपरेट करवाना है ऑपरेटर के थ्रू, देन वो वेव फंक्शन या तो चेंज हो जाएगा, सम टाइम वो चेंज नहीं होता. इसकी एग्जांपल भी हम लोगों ने मोमेंटम और इनर्जी ऑपरेटर में जो है वो डिटेल से की है. अब यहाँ पर साथ में एक कांस्टेंट आपके पास आ जाता है. अगर चेंज ना हो आपका वेव फंक्शन तो कांस्टेंट टर्म साथ में आ जाती है. इसकी एग्जांपल चले फिर मैं रिवाइज कर देती हूँ यहाँ पे. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक ऑपरेटर है d/dx, और आपके पास एक्स ई की पावर, ये आपके पास फंक्शन है जिसको हम वेव फंक्शन ले रहे हैं. मैथमेटिक्स में आपको पता है कि ई की पावर यहाँ पे हम ले लेते हैं ए ऑफ एक्स, कि जो ए ऑफ एक्स का हम डिफरेंशियल लेते हैं ई की पावर का, वो हमारे पास सेम वही रहता है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म आपके पास पावर में होगी वो उसके साथ में आ जाएगी. तो ये आ जाएगा आपके पास ए ई की पावर ए ऑफ एक्स, यानी कि वो जो आपके पास फंक्शन था वो चेंज नहीं हुआ वेव फंक्शन. यहाँ पे हमने सपोज किया कि जो साई है वो वेव फंक्शन है, वो इक्वल है ई की पावर ए एक्स के, और जो ऑपरेटर ए है वो इक्वल है d/dx के. तो वो ऑपरेट किया तो ये आपके पास कांस्टेंट टर्म आ जाएगी और साथ में आपके वेव फंक्शन आ जाएगा. तो ये जो हमारे पास इक्वेशन होती है इसको हम कहते हैं आइजन वैल्यू इक्वेशन.
ठीक है, आइजन वैल्यू इक्वेशन। और इसी को हम कैट की फॉर्म में लिखते हैं कि सिंपल आपने ये जो वेव फंक्शन लिखा है उसको कैट की फॉर्म में लिखना है, कैट में लिखना है वेव फंक्शन को, और यहाँ पे ये आपके पास कांस्टेंट जो है। अब ये जो कांस्टेंट टर्म होती है इसको हम कहते हैं आइजन वैल्यू। ये जो कांस्टेंट टर्म होती है इसको हम क्या कहते हैं, आइजन वैल्यू। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है वेयर ए इज कम्प्लेक्स नंबर कॉल्ड आइजन वैल्यू ऑफ ए, यानी कि आपने एक ऑपरेटर लिया ए, उसको जब आपने किसी वेव फंक्शन पर अप्लाई किया तो देन आपके पास जो ये कांस्टेंट टर्म आती है, मोस्टली हम ये जो कांस्टेंट टर्म होती है इसको लैम्डा से लिखते हैं, और सम स्टूडेंट्स तो लैम्डा से जब हम लिखते हैं वो यही समझते हैं कि जो लैम्डा है वो ही हमारे पास जो है वो आइजन वैल्यू होगी, लेकिन नहीं। कोई भी कांस्टेंट जो आफ्टर आप वेव फंक्शन पर जब ऑपरेट करवाते हैं ऑपरेटर के थ्रू, देन जो भी आपके पास कांस्टेंट टर्म आती है नेक्स्ट और साथ में वेव फंक्शन, वो जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हमारे पास हमेशा आइजन वैल्यू होगी। यहाँ पे लैम्डा भी हो सकता है, ए बी कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है, तो वो हमारे पास आइजन वैल्यू है। और इसके साथ में जो हमारे पास वेव फंक्शन आता है उसको हम कहते हैं आइजन वैल्यू फंक्शन या आइजन फंक्शन भी सिंपल, ठीक है। और ये जो आप वेव फंक्शन ले रहे हैं कैट की फॉर्म में, इसको स्टेट वेक्टर बोलते हैं, लेकिन जब हम ऑपरेट करवा देते हैं इसके ऊपर तो फिर ये जो हमारे पास फॉर्म आ जाती है इसको हम आइजन कैट या फिर इसको हम आइजन वेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि हम स्टेट वेक्टर ले रहे हैं ना, इसको ऑपरेट करवा रहे हैं आइजन वैल्यू के साथ में आ रहे हैं। फिर हम इसको आइजन कैट भी बोलते हैं और आइजन स्टेट भी बोलते हैं। दिस इक्वेशन इज नोन एज आइजन वैल्यू इक्वेशन और आइजन वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ द ऑपरेटर ए। देखें यही टर्म जो भी मैंने आपको बताया कि इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, आइजन वैल्यू इक्वेशन, या फिर हम इसको कहते हैं आइजन वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ द ऑपरेटर ए। इट्स सॉल्यूशन यील्ड द आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स ऑफ ए, कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे देन वी गेट द आंसर ऑफ द आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर्स ऑफ द ऑपरेटर ए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको एग्जांपल भी कह सकते हैं आप, एक्सप्लेनेशन भी। आइजन वैल्यू वेक्टर और आइजन वैल्यू इक्वेशन। लेट अस कंसीडर एन ऑपरेटर ए which is equal to d square over dx square and cat of psi, it's mean a wave function of psi which is equal to sine 2 of x put in eigen value equation। अब ये हमारे पास एक वेव फंक्शन की वैल्यू गिवन है और साथ में ऑपरेटर की वैल्यू जो है वो गिवन है। अब हमने क्या करना है, ये ऑपरेटर ए की जो वैल्यू है और जो आइजन फंक्शन की वैल्यू है, यानी कि जो आपके पास वेव फंक्शन की वैल्यू है कैट ऑफ साई की या आइजन कैट की कैट ऑफ साई स्टेट वेक्टर की वैल्यू है वो है साइन 2 ऑफ एक्स। अब ये हमारे पास आइजन वैल्यू इक्वेशन है ऑपरेटर ए इंटू कैट ऑफ स्टेट वेक्टर ऑफ साई विच इज इक्वल टू ए आइजन वैल्यू इंटू आइजन स्टेट और कैट वेक्टर स्टेट ऑफ साई। So now we put a operator value d square over dx square and state vector of psi is equal to sine 2 of x which is equal to a sine 2 of x. A is a constant and sine 2 of x. So we know that d square over dx square is the second differential equation. So we take twice differential of sine 2 of x. No, the first differential of d over dx into sine of x sine of 2x, यहाँ पर 2 है तो हम sine of 2x लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो साइन हमारे पास होता है इसका जो डिफरेंशियल होता है वो माइनस कोज ऑफ एक्स होता है, ठीक है। इसका जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है, कोज ऑफ एक्स, सॉरी पॉजिटिव इसका साइन होता है, ठीक है, सॉरी कोज ऑफ एक्स होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा कोज ऑफ एक्स कोज ऑफ 2x
अब हमें पता है x के साथ 2 है, तो 2x का हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा इसके साथ में 2, तो ये d/dx का आ गया। अब इसी का हम अगेन डिफरेंशियल लेंगे तो वो आपके पास आएगा, अगेन डिफरेंशियल लेंगे तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी d² dx²। और अब जब हमें पता है कोस का लेते हैं तो वो हमारे पास साइन आता है नेगेटिव। तो अब जब इसका 2 cos ऑफ 2x का 2 तो आपके पास वैसे ही आ जाएगा, और cos ऑफ 2x का हमारे पास जब डिफरेंशियल लेंगे d²/dx², ये यहाँ आएगा। ठीक है, ये इक्वल का साइन वैसे इक्वेशन का लगाया है, ये इसके साथ में यहाँ पर आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव साइन ऑफ 2x नेगेटिव साइन ऑफ 2x। अब 2x का साथ में फिर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2, और अब ये वाला जो 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा -4 साइन ऑफ 2x। तो इस तरह से सेकंड डिफरेंशियल जो था वो आप लोगों ने लिया, ऑपरेट करवाया साइन ऑफ 2x पर, तो आपके पास ये टर्म आ गई -4 साइन ऑफ 2x। अब यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों के में जो है वो एक टर्म सेम है, sin 2 of x sin 2 of x, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, तो आपके पास जो है वो आइजन वैल्यू की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये वाला टर्म है, ये वाली टर्म कैंसिल, a इज इक्वल टू -4 आइजन इज आइजन वैल्यू कॉरस्पॉन्डेंस टू आइजन वेक्टर sin 2 of x। अब ये वाली जो ये हम वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये कट जाएगी, वैसे हम इसको काटते नहीं है, हमने कैलकुलेशन कर ली वो एक साइड पे राइट हैंड साइड, तो इस तरह से अगर इसको दूसरी साइड पे ले जाए देन भी वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम एक्चुअली इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जो हमें गिवन फंक्शन है उसके अक्रॉस। तो गिवन फंक्शन साइन ऑफ 2x है, उसके अक्रॉस जब हमने वैल्यू कैलकुलेट की वो हमारे पास आ जाएगी a इज इक्वल टू -4। तो इस तरह से आप कोई भी आइजन वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में कोई भी आपको अगर वेव फंक्शन गिवन है, स्टेट वेक्टर गिवन है, उसको आप ऑपरेट करवाएं, ऑपरेटर के थ्रू ऑपरेशन करें उस पर, देन वो वेव फंक्शन सम टाइम चेंज हो जाता है और सम टाइम नहीं। तो इस तरह से आपके पास उसकी जो है वो वैल्यू आ जाती है। तो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ऑर्थोगोनल सेट ऑफ आइजन वैल्यू फंक्शन या आइजन फंक्शन। अभी हम लोगों ने देखा कि आइजन फंक्शन हमारे पास क्या होगा, अगर आप किसी भी स्टेट वेक्टर को या कैट आइजन को ऑपरेट करवाते हैं किसी भी ऑपरेटर के साथ, देन जो सोल्यूशन आपको उसका मिलता है वो इक्वल टू आइजन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आइजन फंक्शन के होते हैं, तो वो हमारे पास आइजन फंक्शन होता है। अब अगर आइजन फंक्शन का हम ऑर्थोगोनल सेट लें, अब ऑर्थोगोनल क्या होता है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स और ऑर्थोनॉर्मल स्टेट वेक्टर्स या स्टेट्स, हम लोगों ने एक कंप्लीट लेक्चर इस पे जो है वो अंडरस्टैंडिंग की है, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, इसको फिर एक दफ़ा देख लीजिएगा। उसमें हम लोग कहते हैं कि अगर आपके पास कोई से भी दो फंक्शन है और अगर आप उनका सॉल्यूशन लेते हैं वो इक्वल टू आंसर 0 आता है, यानी कि आल जो आपके वेक्टर्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो 0 के इक्वल हो, तो आपके पास जो सेट होगा उसको आप कहते हैं ऑर्थोगोनल सेट्स। इसी तरह से जो ऑर्थोनॉर्मल सेट्स होता है उसमें आप कहते हैं कि जो आपके पास स्टेट्स हैं उनका प्रोडक्ट जब लें या उनका इनर प्रोडक्ट लें, ये जो इस फॉर्म में हम लिखते हैं इसको इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इनर प्रोडक्ट लें और आंसर आपके पास इक्वल टू 1 आए तो आप कहते हैं कि ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मलाइज स्टेट है या कंडीशन है। ठीक है, तो ये कंप्लीट लेक्चर भी आप लोग देख लीजिएगा, उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा। सेकंड, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑर्थोगोनल सेट ऑफ आइजन फंक्शन की। लेट्स अस कंसीडर 2 आइजन फंक्शंस psi ऑफ n एंड psi ऑफ m, यानी कि ये इसकी स्टेट्स को शो कर रहे हैं n और m, आर सेट ऑर्थोगोनल इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ psi ऑफ n psi ऑफ m विच इज इक्वल टू 0। ये जो साइन है ये इनर प्रोडक्ट को शो करते हैं, और दूसरा आप जो है वो एक कैट और दूसरा ये जो है ब्रावेक्टर्स ड्रैग नोटेशन जो है उसमें भी आपने ये आइजन फंक्शन जो है वो राइट अप किए हुए हैं। इस तरह से भी कह सकते हैं अगर इनका इनर प्रोडक्ट यानी कि इनका प्रोडक्ट अगर आप लें वो आंसर आपके पास इक्वल टू 0 आए, जबकि n नॉट इक्वल टू m हो। अगर n इक्वल टू m होगा तो आपके पास आंसर जो है वो डिफरेंट होगा, वो पूरा वेक्टर ही आपके पास 0 हो जाएगा, उसकी स्टेट्स चेंज हो जाएगी।
तो ये कंडीशन है कि n और m इक्वल ना हो और उनका इनर प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 आए। और अगर हम इसी को इन द टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन लिखें लिमिट की फॉर्म में, तो देन भी आपके पास इसका आंसर जो है वो इक्वल टू 0 आना चाहिए, यानी कि -∞ टू इन्फिनिटी लिमिट लेंगे। आपको पता है जब भी हम इंटीग्रेशन का साइन यूज करते हैं साथ में आपके पास d आता है। और अगर 3 डायमेंशन के लिए लें, यहाँ पे d³ भी लिख सकते हैं। d भी आपके स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट को शो कर रहा है कि आप किसी स्टेट का एक पोर्शन जो है वो ले रहे हैं जिसमें लिमिट जो है वो -∞ टू इन्फिनिटी है और 2 स्टेट वेक्टर्स हैं, आइगन फंक्शन है वहाँ पे साई ऑफ n और साई ऑफ m। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि एक आपके पास जो है वो वेव फंक्शन होता है, साथ में स्टेरिक आता है, ठीक है। देखिए हम लोगों ने कहा कि ये n और m जो है वो इक्वल नहीं है, इसलिए हम एक का जो है वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा जो हमारे पास स्टेट वेक्टर होगा आइगन फंक्शन उसके साथ, तो देन हमारे पास जो सोल्यूशन है वो इक्वल टू 0 आए, तो देन आप कहेंगे ये ऑर्थोगोनल सेट्स ऑफ आइगन फंक्शंस हैं। Similarly, when each function is also normalized, is called orthonormal set of eigen function। इसी तरह से अगर हम किसी जो क्वेश्चन है उसको नॉर्मलाइज कर दे या फिर ऑटोमेटिकली उसका आंसर इक्वल टू 1 आए, तो देन आप कहते हैं कि ये ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ आइगन फंक्शन है। फॉर एग्जांपल उसमें हमारे पास n इज इक्वल टू m होता है, फिर हमारे पास इक्वल टू आंसर 1 आता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कंडीशन है नॉट इक्वल हो, अगर इक्वल होंगे तो वो ऑर्थोनॉर्मल हो जाएंगे, अगर इक्वल नहीं होंगे देन आपके पास उसका सोल्यूशन जो है वो इक्वल टू 0 आएगा। साई ऑफ n इंटू साई ऑफ m, ये इनर प्रोडक्ट आप लेंगे, आंसर इक्वल टू 1 आए, n इज इक्वल टू m है, यहाँ पे साई ऑफ n आ जाएगा। और अगर इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखें तो -∞ टू +∞ साई ऑफ n स्टार साई ऑफ m डीटा इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू m। तो ये 2 कंडीशंस हैं आपके पास आइगन फंक्शंस की जो कि ऑर्थोगोनल सेट्स हैं या फिर ऑर्थोनॉर्मल सेट्स कहलाते हैं ऑफ आइगन फंक्शंस के। नाउ स्टूडेंट्स फर्दर उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। द ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ आइगन फंक्शन सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अब जैसा कि ऑर्थोनॉर्मल स्टेट वेक्टर्स में आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे अभी रिसेंटली भी मैं आपको बता रही थी कि इसमें जो होता है आपके पास या तो सोल्यूशन एटलीस्ट 1 एलिमेंट जो है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, और सेकंड आपके पास जो है वो इनकी कंडीशन जो है इनर प्रोडक्ट वो भी इक्वल टू 1 आना चाहिए। किसमें नंबर ऑफ अगर एलिमेंट ज़्यादा होंगे तो उसमें से एटलीस्ट 1 जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बाकी सारे भी 0 हो सकते हैं। देखिए अगर 1 नॉन ज़ीरो है इट्स मीन कि वो ऑर्थोनॉर्मल स्टेट में जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखें द इनर प्रोडक्ट ऑफ साई ऑफ n एंड साई ऑफ m विच इज इक्वल टू -∞ टू +∞ साई ऑफ n स्टेरिक साई ऑफ m डीटा विच इज इक्वल टू, ये डीटा भी हम लिख लेते हैं, मोस्टली हम dx dr लिखते हैं dr³, लेकिन यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स में सम टाइम हम डीटा भी लिख लेते हैं जब हम वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं किसी भी सिस्टम का, तो देन डीटा भी हम इसको लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू। अब ये वाली जो सारी टर्म आती है ना वो इक्वल होती है डेल्टा m ऑफ n, इसको क्रोनिकल डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है, इनटू। अब इस सारी टर्म को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं डेल्टा m ऑफ n की फॉर्म में, विच इज़ इक्वल टू क्रोनिकल डेल्टा mn विच इज़ इक्वल टू 0 व्हेन n इज़ नॉट इक्वल टू m, व्हेन n इज़ इक्वल टू m क्रोनिकल डेल्टा mn विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन आता है तो फिर ये दोनों कंडीशन अप्लाई होंगी कि इसका जो है मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा अगर वो इक्वल नहीं है क्वेश्चन में, और अगर इक्वल है तो देन 1 के इक्वल आंसर होगा। स्टूडेंट्स आइगन फंक्शन में नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है टॉपिक वो है कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ आइगन फंक्शन। अब इसको कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ आइगन फंक्शंस भी कहते हैं और सेकंड हम इसको ये भी कहते हैं कि हम आइगन वैल्यू इक्वेशंस को या फिर आइगन वैल्यूज़ को हम इन द फॉर्म ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में सेकंड लेक्चर जो हमारा थर्ड था उसमें हम लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उसमें जो हम स्टेट्स हैं जिसको हम अब जो है वो प्रोनाउंस ये भी कर रहे हैं कि वो आइगन स्टेट्स हैं, उनको हम अगर उनका कम्बिनेशन लें लीनियर तो हम इस फॉर्म में भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को जो है वो लिख सकते हैं। तो सिमिलरली द सेट ऑफ आइगन फंक्शन इज सेट कंप्लीट सेट ऑफ आइगन फंक्शन इफ देयर लीनियर कम्बिनेशन कैन बी रिटन एज।
वही क्या अगर आपके पास n नंबर ऑफ वेव्स हैं, मल्टीपल वेव्स हैं जिनकी लिमिट जो है वो n तक है, 1 से n तक, तो फिर ये आपके पास होगा जो कैट स्टेट वेक्टर है साई वो इक्वल होगा a(1) साई 1 कि आपके पास डिफरेंट आइजन वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरह से अब एक और चीज़ है कॉम्प्लेक्स सेट, यहाँ पे हमारे पास जो है डिफरेंट आइजन वैल्यूज भी होती हैं एक ही स्टेट वेव फंक्शन के लिए, या फिर डिफरेंट वेव फंक्शन के लिए डिफरेंट आइजन वैल्यूज होती है, और सम टाइम एक ही आइजन वैल्यूज होती है मल्टीपल वेव फंक्शंस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो डिफरेंट आइजन वैल्यूज हैं और डिफरेंट वेव्स हैं, स्टेट वेक्टर्स हैं a1 साई 1 प्लस a2 साई 2 प्लस a3 साई 3 प्लस सो ऑन an साई ऑफ n। अब अगर इसको हम कंबाइन करें यानी कि एक ही फॉर्म में लिखना चाहें इकट्ठा करके, तो हम किस तरह से लिखते हैं, कैट ऑफ साई विच इज इक्वल टू समेशन n, लिमिट जो है वो 0 टू इन्फिनिटी है। ये बुक में जो है वो 0 टू इन्फिनिटी लिखे है, अगर हमारी स्टेट्स 1 से स्टार्ट हो रही हैं तो हम इसको 1 से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी लिखे देन भी ठीक है, 1 से इन्फिनिटी, या फिर आप जो है अपनी लिमिट जो है वो an है और यहाँ पे इसको i प्रोनाउंस कर दे, ये जो 1 2 3 आप ले रहे हैं बेसिस, तो आप ये भी लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 0 टू n। ठीक है, लेकिन n नंबर ऑफ स्टेट्स है, a ऑफ n साई ऑफ n लिख देंगे, an साई n तक है और n को हम 0 पुट करते जाएंगे और इन्फिनिटी तक है लिमिट, या फिर आप इसको चेंज करने के लिए कैपिटल N लिमिट भी लिख सकते हैं और यहाँ पर इसको कैपिटल N ऑफ n भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक में इसी फॉर्म में लिखा हुआ है इसलिए मैंने इसको इसी तरह से लिखा रहने दिया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है, आप इनको टाइप्स भी कह सकते हैं आइजन वैल्यूज़ की, और आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास दो तरह की आइजन वैल्यूज़ के फंक्शंस होते हैं, एक डीजनरेट और एक नॉन डीजनरेट। तो नॉन डीजनरेट हमारे पास आइजन वैल्यूज़ किस तरह की होती हैं, सिंपल इन द सिंपल फॉर्म में आपको अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग दूँ तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर ओनली वन आइजन फंक्शन हो उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो है एक ही आइजन वैल्यू होगी। इफ़ देयर इज़ ओनली वन आइजन फंक्शन क्रॉसपॉन्डिंग टू एवरी आइजन वैल्यू, यानी कि एक ही आइजन फंक्शन होगा डिफरेंट आइजन वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, एक आइजन फंक्शन के क्रॉसपॉन्डिंग जो है वो डिफरेंट आइजन वैल्यूज़ हो सकती है, हर एक के लिए जो है वो आइजन वैल्यूज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये इसकी इक्वेशन है, द नॉन डिजनरेट आइजन वैल्यू इक्वेशन इज ए ऑपरेटर्स कैट ऑफ ये आइजन कैट एंड आइजन स्टेट आइजन वैल्यू विच इज इक्वल टू आइजन वैल्यू ए इंटू आइजन फंक्शन ऑफ साई। अब इसकी जो है अंडरस्टैंडिंग आपको और क्लियर हो जाएगी जब हम डीजनरेट आइजन वैल्यूज़ को देखेंगे कि डीजनरेट आइजन वैल्यूज़ में हमारे पास क्या होता है कि एक ही आंसर आता है वैल्यू का डिफरेंट फंक्शंस के क्रॉस, लेकिन यहाँ पर एक ही फंक्शन के क्रॉस डिफरेंट आइजन वैल्यूज़ आ सकती हैं। ठीक है, इनका सिंपल वर्ड्स में ये मीनिंग है। द नॉन डीजनरेट आइजन वैल्यूज़ मीन द ओनली वन आइजन फंक्शन हैविंग डिफरेंट आइजन वैल्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास है डीजनरेट आइजन वैल्यू। डीजनरेट आइजन वैल्यूज़ किस तरह की होती हैं, the eigen value is called degenerate eigen value if there is only one eigen value corresponding to two linearly independent eigen function। linearly independent eigen functions क्या होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पूरा कंप्लीट इस पे लेक्चर है linearly dependent और independent eigen vectors पर। similarly linearly dependent independent eigen functions भी हमारे पास होते हैं, यानी कि जो आपके पास फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर उनका इनर प्रोडक्ट लें दो फंक्शंस का या फिर उनका हम ऑपरेट करवाएं किसी भी ऑपरेटर के थ्रू, हम उसका जो है वो सोल्यूशन लें, तो देन हम देखते हैं कि ये आपके पास जो है इसमें आइजन वैल्यूज़ में कि अगर आइजन वैल्यूज़ जो है क्रॉसपॉन्डिंग एक ही होगी लेकिन फंक्शन हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एक्सप्लेनेशन देखें कि अगर आपके पास साइन 2 ऑफ x है, इसका डी स्क्वायर ऑफ डी एक्स स्क्वायर लेना है, यानी कि इसका आपने डिफ्रेंशिएट करना है 2 टाइम्स साइन ऑफ 2x को। जब 2 टाइम हम साइन ऑफ 2x को करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -4 साइन ऑफ 2x। सिमिलरली कोस 2x को अगर हम करेंगे डी स्क्वायर ऑफ डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हमारे पास आंसर आएगा -4 कोस ऑफ 2x। अब यहाँ पे आइजन वैल्यूज हमारे पास क्या होगी, -4।
इसमें भी -4 है, इसमें भी -4 है, लेकिन हमारे पास फंक्शन क्या है, डिफरेंट है, जो कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, इंडिपेंडेंट है दोनों फंक्शन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे। तो इस मीन के लेकिन उनकी आइजन वैल्यू जो है वो सेम है। तो इस तरह की जो आइजन वैल्यूज हों डिफरेंट आइजन फंक्शंस के लिए एक ही आइजन वैल्यू हो, उसको हम कहते हैं कि ये डीजनरेट आइजन वैल्यू। सो अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करके देखें तो आप इसको डिफ्रेंशिएट भी करके देख सकते हैं कि देखें सिंपल। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, साइन का हमारे पास होता है cos ऑफ 2x, तो cos ऑफ 2x और साथ में 2x का हमारे पास 2 आ जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 cos ऑफ 2x इंटू 2x। अब इसका अगर हम लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन ऑफ 2x, और ये 2 फिर से आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा, साइन ऑफ 2x इंटू 2 इंटू 2 ये 1, तो ये आ जाएगा -4 साइन ऑफ 2x। सिमिलरली तो cos ऑफ 2x का आपके पास आ जाएगा माइनस साइन ऑफ 2x इंटू 2, यानी कि 2x का 2 आ जाएगा, और cos 2x का आ जाएगा माइनस साइन 2x। और फिर अगर इसका सेकंड डिफरेंशियल लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा cos ऑफ 2x, और 2 उसके साथ में x के साथ आ जाएगा, तो ये 2 इंटू 2 -2 इंटू 2 आ जाएगा, माइनस का साइन वैसे ही रहेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा cos ऑफ 2x। तो ये आइजन वैल्यू जो है वो एक ही रहेगी। ये जो साइन 2x है, इस साइड पे भी 2x आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह से cos x है, और इस ऑपरेटर के अक्रॉस जो आपके पास आइजन वैल्यू आएगी वो -4 आएगी इन बोथ केसेस। सो हेंस a इज इक्वल टू -4 इज डीजनरेट आइजन वैल्यू corresponding to two eigen function sin of 2x and cos of 2x। नेक्स्ट हमारे पास है n फोल्ड डीजनरेट आइजन वैल्यूज। n फोल्ड मीन्स कि हमारे पास पहले हम लोगों ने देखा कि आइजन वैल्यूज जो हैं वो नॉन डीजनरेट्स होती हैं, यानी कि एक आइजन फंक्शन के लिए डिफरेंट आइजन वैल्यूज हो सकती हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा डीजनरेट आइजन वैल्यूज, यानी कि डिफरेंट वेव फंक्शंस के लिए हमारे पास एक ही आइजन वैल्यू हो सकती है। उसमें हमने 2 फंक्शंस की एग्जांपल ली, कि हमने देखा कि उनकी आइजन वैल्यू जो है वो सेम है, लेकिन डिफरेंट जो है करस्पॉन्डिंग जो आइजन फंक्शंस हैं वो डिफरेंट हैं। अब हम n फोल्ड यानी कि काफ़ी सारे हमारे पास फंक्शन हैं और उनकी डीजनरेट आइजन वैल्यू है। डीजनरेट आइजन वैल्यू मीन कि आइजन वैल्यू उनकी सेम है, लेकिन हमारे पास जो आइजन फंक्शन है वो डिफरेंट है। द आइजन वैल्यू इज कॉल्ड n डीजनरेट आइजन वैल्यू। n फोल्ड का मतलब n डीजनरेट आइजन वैल्यू if there is only one eigen value corresponding to n linearly eigen function। linearly eigen function के वो एक दूसरे पे जो है वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, लेकिन उनकी आइजन वैल्यू जो है वो सेम है, आइजन फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अभी हमने इसका जो है वो डेरिवेटिव लिया d²/dx। साइन ऑफ 2x का हमने देखा कि -4 साइन ऑफ 2x आता है, इसमें हमारे पास आइजन वैल्यू क्या है -4। सिमिलरली हमने सेकंड डिफरेंशियल लिया cos ऑफ 2x का, उसमें भी हमारे पास जो आइजन वैल्यू की वैल्यू आती है वो हमारे पास -4 आती है। अब सेम हम थर्ड लेंगे e⁻²x। इसको अगर हम फर्स्ट डिफरेंशियल लें तो फिर आपके पास ये 2 के साथ ये जो आपके पास टर्म है ये आ जाएगी 2, e⁻²x का 2 आ जाएगा, और साथ में e⁻²x ही रहेगी एओटा, और ये एक मिनट यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 एओटा x। अब x के साथ क्या है 2 एओटा, इसका आंसर आएगा 2 इंटू एओटा फर्स्ट डिफरेंशियल में। जब सेकंड डिफरेंशियल लेंगे फिर आपके पास यही आ जाएगा 2 एओटा इंटू 2 एओटा e⁻² एओटा, और e⁻² एओटा x वैसे ही रहेगा। एओटा x। अब यहाँ आप देखें तो ये आपके पास बन जाता है 2 2s are 4 implies that 2 2s are 4 एओटा स्क्वायर e⁻² एओटा x।
अब स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं, all we know that iota square is equal to -1. सो हम पुट करेंगे वैल्यू iota square की, जो कि हमारे पास है -1 के इक्वल। iota square is equal to -1. Now we put in this equation, so we get -4 e की पावर ऑफ 2 iota x। अब यहाँ से क्या पता चला कि इसमें भी जो आइजन वैल्यू हमारे पास आई है वो -4 आई है, कि 3 डिफरेंट वेव हमने वेव फंक्शन लिए हैं, 3 डिफरेंट आइजन जो है वो स्टेट्स ली हैं, आइजन वेक्टर्स लिए हैं, लेकिन उनके क्रॉसपॉन्डिंग जो है वो आइजन वैल्यू हमारे पास एक ही आती है। तो ये n फोल्ड के लिए किस तरह से हमारे पास मल्टीपल n फोल्ड यानी कि बहुत सारे n टर्म्स तक जो है वो स्टेट वेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन सब की जो है वैल्यू जो है वो सेम ही आएगी। Hence A is equal to -4 is 3D generate n is equal to 3। जितने डी जनरेट फंक्शन होंगे वहाँ पे वो हमारे पास उतने आ जाएगी। n फोल्ड का मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4 एंड मैनी। तो ये 3 फंक्शन हमने लिए 3D जनरेट विच इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3। आइजन वैल्यू corresponding to 3 different आइजन फंक्शन, साइन ऑफ 2x, cos of 2x एंड e की पावर 2 iota x। नो स्टूडेंट्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ आइजन वेक्टर्स, कि हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ आइजन वेक्टर्स भी होता है, जिस तरह से हमने लास्ट में देखा है ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट्स, और उसके बाद डीजनरेट और जनरेट आइजन फंक्शन। इसी तरह से हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ आइजन वेक्टर्स भी होते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स क्या होते हैं ये आप लोगों ने कंप्लीट एक लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। द सेट ऑफ आइजन फंक्शंस in which any function of a given set cannot be expressed in terms of eigen functions are called linearly independent eigen functions। कि जो हमें eigen functions given हैं उनको हम eigen functions के फॉर्म्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, वो हमारे पास क्या होंगे, linearly independent eigen function। For example, consider a set of eigen functions psi1, psi2 and so on psi of n of Hilbert space such that a1 psi1 plus a2 psi2 plus so on an psi n which is equal to 0. If a1 is equal to a2 which is equal to an which is equal to 0, then eigen functions psi1, psi2 and psi n are called linearly independent eigen functions, otherwise linearly dependent eigen function। अब देखें, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो फंक्शन है psi1, psi2, psi3, ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करे, ये सारे डिफरेंट फंक्शन हैं आपके पास psi1, psi2, psi3। लेकिन अगर इनके साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो सारे जो हैं वो इक्वल टू 0 हैं, तो देन आइजन फंक्शन psi1, psi2, psi n आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। फिर हम कहेंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर वो 0 ना हो, नॉन ज़ीरो हो, तो फिर वो केस हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट में चला जाता है, यानी कि उसको नॉन ज़ीरो टर्म होगी कोई ना कोई इसमें, और वो वैसे भी हमारे पास ऑर्थो नॉर्मल स्टेट्स में चले जाते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा है अदरवाइज लीनियरली डिपेंडेंट, कि अगर ये 0 के इक्वल ना हो तो फिर हमारे पास वो लीनियरली डिपेंडेंट आइजन फंक्शंस होंगे। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, साइमल्टेनियस आइजन फंक्शन। जैसा कि आप सबको पता है साइमल्टेनियस का मतलब है एक ही टाइम में, एट अ सेम टाइम। एक ही टाइम पे आप 2 डिफरेंट ऑपरेटर्स को एक ही आइजन फंक्शन पर अप्लाई कर रहे हैं, एक ही स्टेट वेक्टर पर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, और आप उनसे आइजन फंक्शन और आइजन वैल्यूज जो है वो गेट कर रहे हैं, तो देन आप उसको कहेंगे साइमल्टेनियस आइजन फंक्शन, के 2 डिफरेंट फंक्शन है, आप एक ही टाइम में उन पर ऑपरेट करवा रहे हैं, तो देन आपके पास ये आंसर आएगा। द फंक्शन इज कॉल्ड साइमल्टेनियस आइजन फंक्शन व्हेन इट इज आइजन फंक्शन फॉर 2 ऑपरेटर्स एट अ सेम टाइम, कि 2 डिफरेंट ऑपरेटर्स के लिए एक ही टाइम पर आप जो है ऑपरेट करवा रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं आइजन साइमल्टेनियस आइजन फंक्शन। द आइजन वैल्यू इक्वेशन ऑफ साइमल्टेनियस आइजन फंक्शन इज गिवन एज ऑपरेटर ए, so a operator of psi state vector psi which is equal to eigen value a into eigen function of psi. Similarly, b operator state of vector of psi which is equal to b eigen value and state function of eigen function is psi. These 2 operators at the same time operate same
eigenfunction or eigenvectors or state vectors. A complete set of simultaneous eigenfunctions of two operators may exist. कहते हैं कि एक complete set eigenfunctions का भी exist करता है अगर दो operators जो है वो at a same time जो है वो उस पर operate करें. तो स्टूडेंट्स हम इसकी जो है वो एग्जांपल देखते हैं साइमल्टेनियस आइगन की. इसमें देखें कि ये आपके पास एक वेव फंक्शन है e⁻2 आयोटा x. इसका आपने सेकंड डिफरेंशियल लेना है d²/dx². जब आप सेकंड डिफरेंशियल इसका लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2e⁻2 आयोटा x. ठीक है. सिमिलरली ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया. ठीक है. फिर हम इसके बाद इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, वो आ जाएगा d²/dx² e⁻2 आयोटा x इज इक्वल टू 4 e⁻2 आयोटा x. ठीक है. 2 into 2 are 4. e⁻2 आयोटा x is simultaneous eigenfunction of operator d/dx and d²/dx². कि यानी कि एक ही टाइम में हम ये d/dx का लेंगे फिर उसका d²/dx लेंगे. ये दो डिफरेंट ऑपरेटर हो जाएंगे और उनका एक ही टाइम पे हम जो है वो e⁻2x पर जो है उसको अप्लाई कर दें. सिमिलरली आप ये भी प्रूव कर सकते हैं द ऑपरेटर्स p ऑफ x यानी कि मोमेंटम ऑपरेटर एट x एक्सिस along x एक्सिस एंड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर h हैव साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन. ये h हमारे पास क्या है, ये हम सिलेंडर वेव इक्वेशन में देखेंगे. इसको हैमिल्टोनियन बोलते हैं क्वांटम लैंग्वेज में. ठीक है. द ऑपरेटर Lg ये एंगुलर मोमेंटम के लिए लिया जाता है एंड L² हैव साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन के इनके लिए भी इनके जो है वो भी साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस होते हैं. वो किस तरह से होते हैं ये फर्दर हम जब ये टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे. Students, I hope so today lectures all of you learn. So these are reference books and also search different example related to eigenvalues and eigenfunctions. If you have any problem then you can ask me on comment box and in the class. Allah Hafiz.